Good evening, all of you. Good evening, Dia. Good evening, Nipendra. Good evening, sir. Good evening, Saksham. Good evening, Shinjini, Anmol. Urvashi, good evening. Harsh, good evening. Shaurya, good evening. Manas, Ishanya, Janvi, Mahi. Good evening, all of you. Good evening, sir. तो आज हम लोगों को मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग करना है, बट उससे पहले हम लोग जरा क्विक रिकैप कर लेते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक। तो रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है, ईशान्या? Is it physical process or biochemical process? Sir, biochemical. Okay, sure. अच्छा, ब्रीदिंग जानवी कैसा प्रोसेस है, फिजिकल और बायोकेमिकल? जानवी? Sir, breathing is a physical process. यस। निपेंद्र? निपेंद्र, आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, जो लंग्स की मेम्ब्रेन्स है वो कौन कौन सी है? सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। लंग्स पे जो दो मेम्ब्रेन्स होती है वो कौन कौन सी हैं? लंग इज सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन्स, कौन सी मेम्ब्रेन्स? Pleural membranes. यस, प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन में फिर वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, कौन कौन से पार्ट्स? Parietal pleura and visceral pleura. यस, पैराइटल प्लूरा एंड विसरल प्लूरा। तो जो थोरैसिक केज से चिपकी हुई लेयर होगी वो कौन सी होगी? Parietal. Parietal pleura. यस। और जो लंग से अटैच्ड होगी वो? Visceral pleura. हाँ, विसरल प्लूरा। तो उसको विसरल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो Body से attach है. Body is visceral. ऑर्गन, विसरा मीन्स होता है ऑर्गन। विसरा का मतलब होता है ऑर्गन। तो ये विसरा से अटैच्ड है, इसलिए इसको बोला जाता है विसरल। विसरा का मतलब है ऑर्गन। ठीक है। अच्छा, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स में रेस्पिरेशन का रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स? Lungs. Gills, lungs. एक्वाटिक में कैसे लंग्स होगा? लंग्स कहाँ होंगे? टेरेस्ट्रियल जो ऑर्गेनिज्म है उनमें होगा लंग्स। Gills and skin. सिर्फ गिल्स हैं? सर हाँ, जो थोरैसिक से होती है अटैच्ड लेयर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? थोरैसिक वॉल से जो अटैच्ड होगी, जो रिब केज बना होता है, चारों तरफ से रिब केज है, आगे स्टर्नम है, पीछे हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, तो ये थोरैसिक केज। तो थोरैसिक केज से जो चिपकी हुई लेयर होती है उसे बोलते हैं पैराइटल प्लूरा। पैराइटल का मतलब पेरिफेरी, और विसरल जो विसरा से अटैच्ड है। तो और जो लंग से चिपकी हुई लेयर होती है उसे बोलते हैं विसरल प्लूरा, और जो थोरैसिक केज से अटैच्ड है दैट इज पैराइटल प्लूरा। जैसे इस डायग्राम में देखो, यहाँ पर ये दिखाया हुआ प्लूरल मेम्ब्रेन्स। तो ये Yes. वाली जो अंदर की तरफ है ये वाली होगी विसरल, और ये जो रिब केज दिखाया हुआ है इससे जो अटैच्ड होगी ये वाली लेयर बाहर की तरफ जो है ये होगी पैराइटल प्लूरा। तो हम लोग एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स की बात कर रहे थे। एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है दैट विल बी गिल्स। ठीक है, लंग्स जो होंगे वो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में होंगे। अच्छा, फ्रॉग में रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है? 4. यस, 4 टाइप्स का। उसके जो टैडपोल स्टेज है उसको भी काउंट किया जाएगा, तो 4 टाइप्स का रेस्पिरेशन है। तो टैडपोल स्टेज में किस से रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या रहता है?
गिल्स गिल्स। अच्छा, गिल्स से जो रेस्पिरेशन होता है उसका नाम क्या है? जैसे लंग्स से जो रेस्पिरेशन होता है उसे रेस्पिरेशन। यस, ब्रैंकियल, इसको बोलते हैं ब्रैंकियल, इसको नोट कर लो, BRANCHIAL, ब्रैंकियल। तो गिल्स से जो रेस्पिरेशन होता है दैट इज ब्रैंकियल। तो टैडपोल स्टेज में गिल से रेस्पायर करेगा। अच्छा, एडल्ट जो फ्रॉग होगा वो किस किस रेस्पिरेटरी ऑर्गन से रेस्पायर करता है? Moist skin, buccopharynx, and pulmonary. यस, लंग्स से, लंग्स वाला पल्मोनरी हो गया, और जो बक्कल कैविटी और फेरिंग्स के कॉन्ट्रीब्यूशन से वो बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन हो गया, और जो स्किन वाला है वो क्यूटेनियस। तो ये रेस्पिरेशन के टाइप्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हो गए एम्फीबियंस में। अच्छा, जो फिशेस है उनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? गिल्स सर गिल्स। और बाकी जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होगा? लंग्स लंग्स। जैसे बर्ड्स, रेप्टाइल्स और मैमल्स, इन सब में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो हमारा लंग्स होगा। अच्छा, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ये किस चीज पर डिपेंड करता है? किन दो चीजों पर डिपेंड करता है? किस टाइप हैबिटेट एंड लेवल ऑफ लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। और 2 पॉइंट लिखे हुए थे ना एनसीईआरटी में तुम्हारी, ये देखो हमने इसको अंडरलाइन भी करवाया था, हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हैबिटेट पे भी तो डिपेंड करेगा। जो एक्वेटिक है तो वहां पर क्या लंग्स का काम नहीं हो पाएगा, वहां पे या तो स्किन से रेस्पायर करेगा या फिर गिल से रेस्पायर करेगा। अगर वो टेरेस्ट्रियल है तो लंग्स से रेस्पायर करेगा। अच्छा, एनिमल किंगडम में तुम लोगों ने एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन पढ़ा था, बुक लंग्स, ये किस में होता है? एनसीईआरटी में दिया हुआ ही, Arthropodas. आर्थ्रोपोडा में। वेरी गुड। लेकिन आर्थ्रोपोड में किस में? जो स्पाइडर्स वगैरह है, एरेक्नेडा जो होता है इनका क्लास, उसमें है। ऑर्कियंस एंड स्पाइडर्स। हाँ, तो स्पाइडर्स में ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन बुक लंग्स। इसमें एक्चुअली जो बुक के पेजेस होते हैं, लंग्स जैसा स्ट्रक्चर है बट बुक के जैसे पेजेस होते हैं, उस तरह से ये स्ट्रक्चर होता है, इस वजह से इसे बुक लंग्स नाम दिया गया है। तो ये याद रखना, बुक लंग्स भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ऑर्थ्रोपोडा का। ऑर्थ्रोपोडा में भी जो स्पाइडर्स का ग्रुप है उसमें ये होता है। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो वहां पर एनिमल किंगडम में है, इसलिए यहाँ पर बता दिया। ठीक है। अच्छा, रेस्पिरेशन के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन में टोटल 5 स्टेप्स थे ना, कौन कौन से हैं? यस, माही, आस्था। Breathing, diffusion, transportation, then diffusion, फिर cellular respiration. यस, सबसे पहले आता है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में क्या है? सिर्फ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जो आता है, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के बाद फिर डिफ्यूजन होगा, जो एल्वियोलस, एल्वियोलर एंड पर होगा, एल्वियोलर साइड पर होगा लंग्स में। तो ये एल्वियोलर साइड पर डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के बाद फिर ये ऑक्सीजन जो भी ब्लड में आ जाएगी, तो इसका ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के बाद फिर डिफ्यूजन फिर होगा, लेकिन ये डिफ्यूजन जो होगा टिश्यू एंड पर होगा। बॉडी के जो टिश्यूज हैं उनको जब सप्लाई होगी ब्लड से, वापस से जब सेल्स में आएगा, तो ये डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन के बाद फिर सेलुलर रेस्पिरेशन। तो दीज आर द स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। इसमें एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कौन सा है? Breathing. यस, ब्रीदिंग इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में है, इसलिए ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और ये ब्लड और इंटरनल ऑर्गन्स में, इसलिए ये इंटरनल रेस्पिरेशन। तो डिफ्यूजन, ट्रांसपोर्ट, देन अगेन डिफ्यूजन, देन सेलुलर रेस्पिरेशन। अच्छा, जो एंजाइमेटिक प्रोसेस है इसमें से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है, वो कौन सा स्टेप है? Respiration. Cellular ये respiration. सेलुलर रेस्पिरेशन। सेल जो सेल के अंदर होगा, जहां पर एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे।
ठीक है। अच्छा, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे बाहर की तरफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, आउटसाइड टू इनवर्ड्स अगर हम मूव कर रहे हैं तो एयर का पैसेज क्या होगा? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स से फिर कहाँ आएगा? nasal passage, यस, नेजल पैसेज से फिर pharynx, then larynx Larynx. and trachea. फेरिंग्स के किस पार्ट में? Nasopharynx. नेजोफेरिंग्स, वेरी गुड। नेजोफेरिंग्स, देन लैरिंगोफेरिंग्स, और लैरिंगोफेरिंग्स के बाद फिर लैरिंग्स, और लैरिंग्स विल ओपन इनटू Trachea. ट्रैकिया। Trachea. और ट्रैकिया फिर बाइफरकेट होकर के क्या बनाएगा? Primary Bronchi. bronchi. ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, वेरी गुड। प्राइमरी ब्रोंकाई विल अगेन बाइफरकेट, फिर डिवीजन होगा इसमें फर्दर, और ये प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई के बाद फिर Bronchioles. ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, तो ब्रोंक्यूल्स के दो पार्ट थे, कौन कौन से? Initial and terminal. यस, इनिशियल ब्रोंक्यूल एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो जो सी शेप्ड रिंग्स ये ट्रैकिया में प्रेजेंट हैं, ये कहाँ तक प्रेजेंट होती हैं? इनिशियल ट्रैकिया था। यस, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में ये सी शेप्ड रिंग्स जो दिखाई हुई हैं, ये तुम्हारी एब्सेंट होंगी। ये सी शेप्ड रिंग्स जो हैं, ये सिर्फ इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक है। ये पॉइंट नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो सी शेप्ड रिंग्स हैं, ये इनकम्प्लीट क्यों होती हैं? सब Partially collapse करने के लिए. पार्शियली कोलैप्स करने के लिए, कोलैप्स को रोकने के लिए। अगर यहाँ पर रिंग्स नहीं होंगी, ट्यूब सिर्फ सिंपल सा मस्कुलर स्ट्रक्चर है, और वो एयर जब उसमें से निकल जाएगी या एयर सक की जा रही है तो क्या होगा? वो कोलैप्स चिपक जाएगा। तो इस वजह से रिंग्स उसमें उसको उसका कोलैप्स प्रिवेंट करने के लिए, उसको डायलेटेड कंडीशन में मेंटेन रखने के लिए होती है। तो ये सी शेप्ड क्यों होती हैं? Peristalsis. हेल्प इन पेरिस्टालसिस। हाँ, एसोफेगस में जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा उसको इनहिबिट ना हो, उसको सपोर्ट करने के लिए, ताकि हम स्वेलोइंग जो है वो प्रॉपर कर सकें। टू फैसिलिटेट स्वेलोइंग, सी शेप्ड रिंग्स टू फैसिलिटेट स्वेलोइंग। स्वेलोइंग को फैसिलिटेट करने के लिए। ठीक है। अच्छा, इसमें कंडक्टिंग पार्ट कहाँ तक आता है? Terminal bronchioles. यस, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक कंडक्टिंग पार्ट है। कंडक्टिंग पार्ट का फंक्शन क्या है? What are the functions of conducting part? सर टू कैरी द एयर फॉर एक्सचेंज। हाँ, और Humidify air. यस, वेरी गुड। और टेम्परेचर रेगुलेशन। यस, वेरी गुड। और फिल्ट्रेशन, फिल्टर करेगा एयर को। ठीक है, यहाँ पर सीलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होगी, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम है, कॉलमनर स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम। तो उस वजह से सीलिया क्या करेगा? डस्ट पार्टिकल्स को कैप्चर करेगा। म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होती हैं, सेल्स होंगी, तो जिसकी वजह से म्यूकस होगा अंदर की तरफ। तो म्यूकस क्या करेगा? ये मॉइस्ट करेगा और डस्ट पार्टिकल्स को कैप्चर करेगा। ठीक है, तो मॉइस्ट करेगा, टेम्परेचर रेगुलेशन करता है, तो ओवरऑल कंडीशनिंग करेगा एयर की। एयर जो आ रही है बाहर से उसको कंडीशन करेगा। कंडीशनिंग में क्या क्या है? ह्यूमिडिफिकेशन, ह्यूमिडिफाई करेगा, मॉइस्ट करेगा उसको, ह्यूमिडिफाइज द एयर, ह्यूमिडिफाइज के बाद फिर टेम्परेचर रेगुलेशन, टेम्परेचर उसका रेगुलेट करेगा, फिल्टर करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं इसके, ये याद रखना। ह्यूमिडिफाइज, टेम्परेचर एंड फिल्टर। और कंडीशनर, ये चूंकि कंडक्टिंग पार्ट है तो कंडक्ट तो करेगा ही करेगा एयर को, तो मतलब टोटल 4 फंक्शंस हो गए इसके। ठीक है। अच्छा, जो रेस्पिरेटरी पार्ट है वो किससे बना हुआ है? रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट जो है वो किससे मिलकर के बना हुआ है? Alveolar duct to alveoli. एल्वियोलर डक्ट
एट्रिया, एल्वियोलर सैक और एल्वियोलाई। ठीक है। अच्छा, जो थोरैसिक केज है और जो इंट्रापल्मोनरी कैविटी, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर या इंट्रापल्मोनरी कैविटी, ये जो होंगे ये इस तरह से, जैसे एक बलून लाइक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा बलून अंदर डाल दिया जाए, और ये फिर जो होगा ये ट्रैकिया और लैरिंग्स और इन सबसे बाहर नेजल एटमॉस्फेरिक एयर से कनेक्टेड है। तो होगा क्या, ये वाली जो कैविटी है ये बाहर की तरफ, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक केज या थोरैसिक कैविटी। ठीक, और ये वाला जो लंग्स, ये अगर सपोज लंग्स कंसिडर कर लिया जाए तो इसके अंदर जो हुआ ये होगा इंट्रापल्मोनरी, लंग्स के अंदर। ठीक है, इंट्रापल्मोनरी। तो अगर ये इस वाली कैविटी में कुछ चेंज हो, अगर ये एक्सपेंड करेगा तो अंदर वाला जो लंग्स का जो चैम्बर है ये भी एक्सपेंड करेगा। अगर ये सपोज कंप्रेस करेगा तो अंदर वाला ये जो लंग्स की वाली कैविटी है ये भी कंप्रेस होगी। तो ये दोनों ही चैम्बर्स जो है आपस में इस तरह से इनका एसोसिएशन है कि जो भी चेंजेस बाहर वाली कैविटी में होंगे वही अंदर वाले कैविटी में भी होंगे। तो द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरैसिक चैम्बर which is anatomically an airtight chamber. The thoracic chamber is formed dorsally. ये किससे बना होगा thoracic chamber? vertebral column, Yes, vertebral column से। और lateral side में sternum, lateral, sternum तो ये आगे की बोन होती है, जो चेस्ट बोन है ये, इसको आगे के sternum बोलते हैं इसको। lateral मतलब क्या होता है, साइड में। dome से diaphragm, rib cage, यस, जो रिब्स हैं, ये 12 पेयर्स जो रिब्स हैं ये साइड में इस तरह से इसको कवर करती हैं। तो इस तरह से आकर के ये आगे स्टर्नम से जुड़ेंगी रिब्स और पीछे ये वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड होती हैं। ठीक, तो ये जो पूरा कैप चैम्बर बनेगा इसको बोलते हैं थोरैसिक चैम्बर। ठीक है, दिस इज थोरैसिक चैम्बर, और इसमें फिर दो लंग्स प्रोटेक्टेड है। ठीक, और थोरैसिक चैम्बर में अंदर की तरफ जो वॉल है वो पैराइटल प्लूरा हो गई, और लंग्स के ऊपर जो लेयर है दैट इज विसरल प्लूरा। तो ये दोनों चैम्बर्स जो है एक बलून के अंदर जैसे दूसरा बलून डाल दिया जाए उस तरह से हो जाएगा, और जो अंदर वाला बलून है वो फिर एटमॉस्फेरिक एयर से कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक, तो अब जो चेंजेस होंगे वो थोरैसिक कैविटी में जो चेंजेस होंगे वही हमारे इंट्रापल्मोनरी लंग्स में भी वही चेंजेस हमें दिखाई पड़ेंगे। The thoracic chamber is formed dorsally by the vertebral column, ventrally by the sternum, laterally by the ribs, and on the lower side by dome-shaped diaphragm. Dome का मतलब क्या हुआ? What is the dome shape? Yes, dome का मतलब क्या है? The rounded shape. डोम मतलब गुंबद, जैसे मंदिर वगैरह में या मस्जिद में जो ऊपर की तरफ ये इस तरह से बनाया जाता है स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं डोम शेप। ठीक है, तो डायफ्राम का जो नॉर्मल शेप होता है रेस्टिंग स्टेज में, दिस इज डोम शेप, इस तरह से होता है। और डायफ्राम क्या है? डायफ्राम जो मस्कुलर लेयर होती है जो एब्डोमिनल कैविटी को थोरैसिक कैविटी से सेपरेट कर रही होती है, अलग कर रही होती है। So the anatomical setup of lungs in thorax is such that any change in the volume of the thoracic cavity will be reflected in the lungs, pulmonary cavity. तो thoracic cavity में जो भी changes होंगे वही हमारे pulmonary cavity में भी होंगे। तो इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि सपोज ये बाहर वाला जो कैविटी है ये तुम्हारी thoracic कैविटी हो गई, और इसी के अंदर एक और है, ये तुम्हारी पल्मोनरी कैविटी हो गई, और ये जो पल्मोनरी कैविटी है ये बाहर एटमॉस्फेरिक एयर से कनेक्टेड है। अब ये वाली जो ये लेयर है ये एक्सपेंड भी हो सकती है और कॉन्स्ट्रिक्ट भी हो सकती है। ठीक, रिब केज जो है, रिब केज ये जब हम सांस अंदर की तरफ लेते हैं, ब्रीद इन करते हैं, तो अगर हम अपना हाथ ऊपर की तरफ रख के देखें तो जब हम ब्रीद इन करते हैं तो चेस्ट हमारा बाहर की तरफ एक्सपेंड होता है,
फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी एक्सपेंड होता है, लेटरल डायरेक्शन में भी एक्सपेंड होता है, तो इसे आउटवर्ड बोला जाता है, और ऊपर की तरफ लिफ्ट होता है, हाथ हमारा जो है ऊपर की तरफ आता है। तो मूवमेंट जो होगा इसका रिब केज का वो होता है अपवर्ड, जब हम इनहेलेशन कर रहे होते हैं तब अपवर्ड, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मींस आगे की तरफ, और आउटवर्ड, आउटवर्ड मींस लेटरल डायरेक्शन में। आउटवर्ड मींस लेटरल, साइड में जो मूवमेंट हो रहा है वो, फॉरवर्ड मींस एंटीरियर, जो एब्डोमेन की तरफ, एंटीरियर साइड जो होती है एब्डोमेन के साइड, या वेंट्रल साइड, तो वेंट्रल साइड में भी मूव करता है, ऊपर की तरफ भी मूव करता है, और लेटरल साइड में भी। ये हम खुद अपने चेस्ट पर हाथ रख के फील कर सकते हैं, अपवर्ड मूवमेंट भी है, फॉरवर्ड मूवमेंट भी है, और आउटवर्ड मूवमेंट भी है। तो ये जो बाहर वाली चैम्बर है, जब ये रिब केज यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ा देगा, जब इनहेलेशन होना होगा, तो इनहेलेशन में क्या हो रहा है, हमारा इस तरह से मूवमेंट हो रहा है जिसकी वजह से वॉल्यूम जो होगा यहाँ पर थोरैसिक चैम्बर में वो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो हम लोगों ने कल देखा था बॉयल्स लॉ, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। मतलब अगर हम V को बढ़ा देंगे तो P हमारा जो होगा वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ा है तो इसका मतलब प्रेशर कैसा हो गया, रिड्यूस हो गया। तो सेम चेंजेस जो होंगे वो पल्मोनरी लंग्स के अंदर भी, जो पल्मोनरी कैविटी है वहां पर भी होंगे। यहाँ पर भी वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा और प्रेशर जो होगा वो कम हो जाएगा। और चूंकि ये एटमॉस्फेरिक एयर से कनेक्टेड है, ट्रैकिया, एल्वियोलस और लंग्स ये सब क्या है, ये एटमॉस्फेरिक एयर से कनेक्टेड है, तो ये बाहर का एयर का प्रेशर जो होगा वो ज्यादा होगा, P एटमॉस्फेयर, और is more than the pressure in lungs। तो ये यहाँ पर क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हो गया और लंग्स में प्रेशर जो होगा वो कम हो गया। तो इस वजह से एयर का मूवमेंट या गैस का मूवमेंट कैसे होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट होता है। इसी वजह से एयर विल बी सक्ड इन, इनहेलेशन में एयर जो कि वो अंदर की तरफ आ जाती है, और एक्सहेलेशन में इसका अपोजिट डायरेक्शन में काम होगा। एक्सहेलेशन में यहाँ पर प्रेशर बढ़ जाएगा क्योंकि ये सब नीचे की तरफ आएंगे। तो यही हम लोगों को देखना है। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स टू स्टेजेस, इंस्पायरेशन ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, एंड एक्सपायरेशन by which the alveolar air is released out. The movement of air into and out of the lungs is carried out by creating a pressure gradient. तो जो मूवमेंट हो रहा है एयर का, ये किस वजह से हो रहा है, ये प्रेशर ग्रेडियंट, यहाँ पे प्रेशर कम है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या डिफरेंस, ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस। तो प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। Inspiration can occur if the pressure within the lungs, that is intrapulmonary pressure, is less than the atmospheric pressure. That is, there is a negative pressure in the lungs with respect to atmospheric pressure. Or similarly, expiration takes place when the intrapulmonary pressure is higher than the atmospheric pressure. The diaphragm and a specialized set of muscles, external and internal intercostal muscles between the ribs, help in generation of such gradients. तो इसमें से भी जो मेन मसल्स हैं जो इनहेलेशन में हेल्प करती है, नॉर्मल इनहेलेशन, ये नॉर्मल इनहेलेशन और नॉर्मल एक्सहेलेशन की बात अभी हो रही है। तो इसमें जो इनहेलेशन में मेन मसल्स हैं वो है, पहला है डायफ्राम, और दूसरा है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स,
इंटर माने होता है इन बिटवीन, कॉस्टल मीन्स रिब्स, तो रिब्स के बीच में ये मसल्स होते हैं, इस वजह से इनको इंटरकॉस्टल मसल्स बोला गया है। इनहेलेशन पहला ये डायफ्राम और दूसरा एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। तो डायफ्राम जो होते हैं ये 75% कंट्रीब्यूट करते हैं इस प्रोसेस में। मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किस मसल्स का है? डायफ्राम मसल्स का। और डायफ्राम जो होते हैं ये स्केलेटल मसल्स हैं, ये हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो होते हैं और डायफ्राम, ये हमारा इनहेलेशन में हेल्प करेंगे। अब डायफ्राम किस तरह से हेल्प करता है ये हम लोग देखते हैं। ये वॉल्यूम को बढ़ाएगा, वॉल्यूम को बढ़ाएगा मतलब प्रेशर को कम करेगा। तो डायफ्राम का जो नॉर्मल शेप होता है ये डोम शेप होता है इस तरह से। ये सपोज लंग्स है, ये थोरैसिक कैविटी हो गई और ये नीचे इसके एब्डोमिनल कैविटी हो गई। तो ये नॉर्मली डोम शेप होता है। डोम शेप के बाद जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तब डायफ्राम का जो शेप हो जाएगा वो फ्लैट हो जाएगा। अब जब ये कॉन्ट्रैक्शन स्टेट में आया तो ये फ्लैट हो गया डायफ्राम। तो जब ये कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में आ गया तो वॉल्यूम किस में ज्यादा है? ये पहले ज्यादा था या बाद में ज्यादा हुआ? बाद में। हाँ, बाद में वॉल्यूम जो होगा वो ज्यादा हो गया। क्योंकि यहां पर ये सिर्फ इतना ही है एरिया जो कवर कर रहा है, और अब यहां पर ये इतना। तो जब ये कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में आ जाएगा तब ये वॉल्यूम जो होगा बढ़ा देगा। तो वॉल्यूम चूंकि बढ़ गया है तो प्रेशर कैसा हो गया होगा? कम हो गया होगा, क्योंकि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो ये हमें बस ध्यान रखना है। तो चूंकि प्रेशर यहाँ पर कम हो गया तो ये इंट्राथोरैसिक चैम्बर थोरैसिक चैम्बर की बात हो रही है, और थोरैसिक चैम्बर में ही जो प्रेशर चेंजेस होंगे वही हमारे लंग्स में भी दिखाई पड़ेंगे, इंट्रापल्मोनरी कैविटी में भी दिखाई पड़ेंगे। तो यहाँ पर भी वॉल्यूम जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो लंग्स में भी जब वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हो गया, तो एयर विल बी सक्ड इन। तो ये तो फंक्शन हो गया डायफ्राम का। अब इसके बाद जो रिब्स में जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स थे, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स क्या करते हैं? जैसे ये सपोज स्टर्नम है और ये इससे रिब्स अटैच्ड हैं, ये पीछे की तरफ ये वर्टिब्रल कॉलम है। ये इस तरह से यहाँ पर मसल्स होते हैं बीच में रिब्स के। तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ये ऊपर की तरफ होता है। जब ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्शन होगा तो स्टर्नम को ये ऊपर की तरफ उठाएगा, क्योंकि ये रिब्स को खींचेगा नीचे वाली को, ये रिब्स को खींचेगा और रिब्स से अटैच्ड है स्टर्नम, तो स्टर्नम विल बी अपलिफ्टेड, ऊपर की तरफ ये उठ जाएगा।
ठीक। और इसके साथ साथ जब ये ऊपर उठेगा तो स्टर्नम की अब जो नई पोजीशन हो जाएगी वो यहां पर आ जाएगा। स्टर्नम की सपोज नई पोजीशन जो है वो ये हो गई। तो अब ये वाला जो स्पेस था ये कम था, और जब नया वाला स्पेस हुआ ये हमारा ज्यादा हो गया। हम इसे फील भी कर सकते हैं, हाथ रख करके देखें। जब हम इनहेल करते हैं अंदर की तरफ तो हमारा स्टर्नम जो है ये बाहर की तरफ भी आता है और ऊपर की तरफ भी उठता है। तो ये बाहर की तरफ भी मूव किया है, थोड़ा सा बाहर की तरफ आया है और थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ गया है, जिसकी वजह से ये एक्सेस में वॉल्यूम जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स ये भी वॉल्यूम को बढ़ा रहे होंगे। वॉल्यूम को बढ़ा रहे होंगे मतलब प्रेशर को कम कर रहे होंगे। प्रेशर को कम कर रहे हैं मतलब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर को कम कर रहे हैं। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां पे ज्यादा हो जाएगा, ग्रेडियंट एस्टेब्लिश हो जाएगा, तो एयर जो होगी वो अंदर की तरफ आ जाएगी। ठीक है। तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम ये दोनों के दोनों ही इनहेलेशन में हेल्प करेंगे। तो मेन जो मसल है दैट इज डायफ्राम। जो मेन कंट्रीब्यूशन है 75% ये होता है डायफ्राम का, और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 25% होता है ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। तो नॉर्मल ब्रीदिंग में डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। तो इसमें याद रखने के लिए इंस्पायरेशन की बात हो रही है, मतलब अंदर लेने की, इनहेलेशन की। तो इसमें एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल अपोजिट है ये। इनहेलेशन में एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो होंगे वो हेल्प करेंगे। इसके बाद जब एक्सलेशन होना होगा तो एक्सलेशन सिंपल पैसिव प्रोसेस है। पैसिव प्रोसेस का मतलब कि वहां पर कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है मसल्स का। जो मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है वो सिर्फ रिलैक्स स्टेट में आ जाएंगे। तो जो डायफ्राम था, डायफ्राम अभी जो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है ये वाला, ये वापस से रिलैक्स स्टेट में आ जाएगा। जब रिलैक्स स्टेट में आ जाएगा तो ये इस पोजीशन में पहुंच जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, अगेन डोम शेप हो जाएगा। तो जब डोम शेप हो जाएगा तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। वॉल्यूम कम हो गया मतलब प्रेशर जो होगा वो बढ़ चुका होगा, प्रेशर विल बी इंक्रीज्ड। अगर हमने वॉल्यूम को कम कर दिया तो प्रेशर वहां पे बढ़ जाएगा, क्योंकि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो प्रेशर चूंकि बढ़ गया है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो गया, तो इस वजह से ये प्रेशर जो होगा ये एयर को बाहर की तरफ पुश कर देगा। तो इसी को बोलेंगे एक्सलेशन। ठीक है। तो एक्सलेशन, नॉर्मल एक्सलेशन जो होता है वो पैसिव प्रोसेस होता है, उसमें डायफ्राम जो होगा वो रिलैक्स स्टेट में आ जाएगा। इसी तरह से जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ था ये भी रिलैक्स स्टेट में आ जाएगा। तो स्टर्नम जो होगा वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में पहुंच जाएगा, रिलैक्स नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये प्रेशर को यहाँ पर बढ़ा देगा क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पर कम हो गया। तो यहाँ पर सिर्फ दो एक्सेस इंपॉर्टेंट हैं जो तुम्हारी एनसीईआरटी में ये लिखी हुई है। पहली दी हुई है एंटीरो पोस्टीरियर एक्सेस और दूसरी दी हुई है the diaphragm and a specialized set of muscles external and internal between the ribs help in generation of such gradients. Inspiration is initiated by the contraction of diaphragm, which increases the volume of thoracic chamber in the anteroposterior axis. तो इस anteroposterior axis का मतलब क्या हुआ? जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो
थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम जो है वो एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस में बढ़ गया। किस तरह से बढ़ गया? तो एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस का मतलब क्या है? So means both. नहीं, यस एनीवन? सब पहले और बाद में। नहीं, सर विड्थ वाइज एरिया बढ़ गया, वॉल्यूम। हाँ तो एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस का मतलब क्या हुआ फिर? विड्थ सही है बोल रहे हो? यस शिंजनी, सक्षम, मानस? एंटीरियर मतलब फ्रंट और पोस्टीरियर मतलब बैक। हाँ वेरी गुड। तो वेंट्रल साइड, ये एंटीरियर साइड क्या हुआ? वेंट्रल साइड। और पोस्टीरियर साइड क्या हुआ? बैक साइड। ठीक है, या फिर ये तो वैसे बताया जाता है, या फिर हेड एंड को भी एंटीरियर एंड बोलते हैं और टेल एंड को क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर एंड। ठीक है, तो यहां पर जो एंटीरो पोस्टीरियर टर्म यूज किया गया वो हेड एंड और टेल एंड के लिए यूज किया गया है। तो एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस में ये जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है। जब डायफ्राम इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, यहां पर अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये वाला इस तरह से इस तरह कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में आ गया, तो ये वाली एक्सिस, इसमें वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक है, तो ये हेड एंड की तरफ हुआ तो इसे एंटीरियर एंड बोला जाएगा, और ये नीचे की तरफ है तो पोस्टीरियर एंड। तो ये एक्सिस की बात हो रही है, एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। तो डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम जो होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक, और जब अब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स की बात करेंगे, जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स है तो वो किस डायरेक्शन में बढ़ाएंगे? वो किस एक्सिस में बढ़ा रहे होंगे? एंटीरियर। वो डॉर्सो वेंट्रल, ये वाला साइड जो होता है, जो बैक साइड है, उसको क्या बोलते हैं? डॉर्सल। एंटीरियर यहां पर हेड एंड से लिया गया है, डॉर्सल और वेंट्रल। वेंट्रल साइड जो एब्डोमेन की साइड होती है उसे वेंट्रल साइड बोलते हैं। तो डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में जो वॉल्यूम होगा वो बढ़ जाता है, क्योंकि स्टर्नम की पोजीशन क्या होती है? जो आगे की तरफ आ जाता है और थोड़ा ऊपर की तरफ हो जाता है। इस तरह से हो जाएगा चेंज। और यहाँ पर रिब्स की पोजीशन ऐसी ही रहेगी, और ये यहाँ पर इस तरह से रिब केज। तो अब जो पोजीशन हो जाएगी वो कुछ इस तरह से आ गई, जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स इसको ऊपर की तरफ उठा देंगे। तो यहाँ पर एक्सिस किस डायरेक्शन में बढ़ा है? इस डायरेक्शन में। तो वॉल्यूम हमारा इस डायरेक्शन में बढ़ा है। ये क्या हो गया? डॉर्सल साइड हो गई, ये वेंट्रल साइड हो गई, एब्डोमेन के साइड है। तो इसने डायरेक्ट वॉल्यूम को इस एक्सिस में बढ़ाया। तो डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम को बढ़ाएंगे, और जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो हमारा एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम को बढ़ा देगा। यही यहाँ पर समझाया हुआ है। Thoracic chamber in the anteroposterior axis, the contraction of external intercostal muscles lifts up the ribs and the sternum, causing an increase in the volume of the thoracic chamber in the dorsoventral axis. तो ये तुम्हें एक्सिस याद रखनी है।
जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस, और जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस, पीछे से आगे की तरफ डॉर्सो वेंट्रल, और जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस, इस एक्सिस में तुम्हारा वॉल्यूम बढ़ेगा। The overall increase in the thoracic volume causes a similar increase in pulmonary volume। ये हम लोग देख चुके हैं, क्योंकि thoracic और pulmonary chambers जो हैं ये connected हैं, तो ये एक में अगर चेंज होगा तो दूसरे में भी रिफ्लेक्ट होगा। An increase in pulmonary volume decreases the intrapulmonary pressure to less than the atmospheric pressure, which forces the air from the outside to move into the lungs. That is inspiration. Relaxation of the diaphragm and the intercostal muscles returns the diaphragm and sternum to the normal position and reduce the thoracic volume and thereby the pulmonary volume. तो एक्सेलेशन सिर्फ रिलैक्सेशन है, रिलैक्सेशन की वजह से डायफ्राम फिर से अपना डोम शेप में आ जाएगा, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाएगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो एयर जो होगी वो बाहर की तरफ निकल जाएगी। और इसी तरह से जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो भी जब रिलैक्स होंगे तो स्टर्नम वापस से नीचे आ जाएगा, तो डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में जो बढ़ा था वॉल्यूम वो वापस से कम हो जाएगा, तो प्रेशर वहां पे फिर बढ़ जाएगा। तो दिस लीड्स टू इंक्रीज इन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर टू स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कॉजिंग द एक्सपल्शन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स, दैट इज एक्सपायरेशन। So we have the ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of additional muscles in the abdomen. तो जब हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं, जब फोर्सफुल ब्रीदिंग जैसे एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो, तो उस समय कुछ एडिशनल मसल्स भी इसमें काम करने लगते हैं एक्सपायरेशन में। वैसे एक्सपायरेशन जो होगा वो पैसिव प्रोसेस होगा, लेकिन जब फोर्सफुल एक्सपायरेशन हो रहा होगा एक्सरसाइज वगैरह के वक्त, तब उस समय जो मसल्स काम करते हैं वो हैं इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, और दूसरे हैं एब्डोमिनल मसल्स। हालांकि इसमें और भी मसल्स हैं बट उनके नाम में आपके एनसीईआरटी में दिए नहीं है, तो इसलिए उनके लिए परेशान मत हो अभी। तो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स, ये दो मसल्स जो होंगे ये फोर्सफुल एक्सलेशन में हेल्प करते हैं। फोर्स्ड एक्सलेशन, नॉर्मली एक्सलेशन अगर पूछा जाएगा तो वो पैसिव प्रोसेस है, उसमें सिर्फ जो मसल्स इंस्पिरेशन वाले कॉन्ट्रैक्ट हुए थे वो रिलैक्स होते हैं, लेकिन जब फोर्स्ड एक्सलेशन होगा तो इन मसल्स का भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, इंटरनल इंटरकॉस्टल और एब्डोमिनल मसल्स। तो ये फोर्स्ड एक्सलेशन के मसल्स हैं, ये नोट कर लेना। On an average, a healthy human breathes 12 to 16 times per minute. The volume of air involved in breathing movements can be estimated by using a spirometer, which helps in clinical assessment of pulmonary functions. तो जो हम लोग ब्रीद इन या ब्रीद आउट करते हैं तो कुछ वॉल्यूम्स में चेंजेस आता है, जो हम लोग अभी आगे देखेंगे, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। तो इनको असेस करने के लिए, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को असेस करने के लिए हम जिस मशीन का यूज करते हैं उसे स्पायरोमीटर बोलते हैं। स्पायरोमीटर में एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है जो मशीन से अटैच्ड होता है, और उसमें हम कस के ब्लो करते हैं, फूंकते हैं कस के, फिर उससे जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स हैं, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये कैलकुलेट किए जाते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि उस मशीन का नाम क्या, दैट इज स्पायरोमीटर, विच हेल्प्स इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शंस। पल्मोनरी मींस लंग, तो लंग के फंक्शंस को असेस करने के लिए जिस मशीन का यूज किया जाता है दैट इज स्पायरोमीटर। नॉर्मल ह्यूमन का रेस्पिरेटरी रेट जो होता है 12 to 16 टाइम्स पर मिनट होता है। बेबी में ये अप्रोक्सीमेटली 44 की रेंज में होता है, 44 टाइम्स पर मिनट। और तो मसल्स हो गई, ये डार्सोवेंट्रल एक्सिस हो गई, एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस हो गई। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत No, sir. समझ में आया ये या नहीं आया? यस सर, आगे।
इतना धीमे से क्यों? ठीक से समझ में नहीं आया क्या? फिर से रिपीट करूं इसको? सर आ गया। आ गया सर, आ गया। ठीक है, तो दो मसल्स हैं जो इंस्पायरेशन में हेल्प करते हैं, दैट इज डायफ्राम, और दूसरा हो गया हमारा एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। इनहेलेशन में एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, फोर्स्ड एक्सहेलेशन में इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। वहां पर एक्सहेलेशन है तो EX, तो EX में इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, और यहाँ पर इनहेलेशन में कौन सा है? इनहेलेशन में तुम्हारा एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, ये याद रखना। तो डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स ये तुम्हारे हेल्प करेंगे इनहेलेशन में। और एक्सहेलेशन, वैसे तो नॉर्मल एक्सहेलेशन जो होगा वो पैसिव प्रोसेस होगा, जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किए वो सिर्फ रिलैक्स कर जाएंगे। लेकिन जब फोर्स्ड एक्सहेलेशन होगा तब उस समय इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, और इसके अलावा दूसरा जो होगा वो तुम्हारा होगा एब्डोमिनल मसल्स। क्योंकि हम लोग जब फोर्सफुल जैसे योगा वगैरह करते हैं, जो कपालभाति, जो बाबा रामदेव वगैरह बताते हैं, तो उसमें क्या एब्डोमिन में प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, तो वो जब एब्डोमिनल कंटेंट्स पे प्रेशर पड़ेगा तो डायफ्राम को ऊपर की तरफ उठाएगा। तो जब डायफ्राम ऊपर की तरफ उठेगा तो अंदर की तरफ थोरैसिक चैम्बर में प्रेशर बढ़ जाएगा, और वो फिर एक्सहेलेशन में हेल्प करेगा। तो वो एब्डोमिनल मसल्स हो गए, और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। एक्सटर्नल के अपोजिट जो मसल्स होते हैं, जो एक्शन होता है, वो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स का होता है। एक्सटर्नल रिब केज को ऊपर की तरफ उठा रहा होता है, और इंटरनल जो होगा उसको वापस से नीचे की तरफ खींच के लाएगा। तो जब नीचे की तरफ खींचेगा तो वॉल्यूम जो होगा वो कम हो जाएगा डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में। इस वजह से इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स भी हमारे फोर्स्ड एक्सहेलेशन के वक्त काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन शो करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ मसल्स के नाम आपको याद रखने हैं, फोर्स्ड एक्सहेलेशन में कौन से मसल्स काम कर रहे हैं, और एक्सिस का नाम याद रखना है। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस, क्योंकि ये हेड एंड है तो इसलिए इसको बोलते हैं एंटीरियर, और ये टेल एंड हुआ तो इसको बोला जाता है पोस्टीरियर। तो डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये इस एक्सिस में वॉल्यूम को बढ़ा रहा होता है, तो इस वजह से इसको बोला जाता है एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस में ये बढ़ाएगा वॉल्यूम। और इसी तरह से जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो स्टर्नम को ऊपर की तरफ लिफ्ट कर देते हैं। ये अगर सपोज यहाँ पर रिब केज के अलावा यहाँ पर स्टर्नम भी हो तो स्टर्नम ऊपर की तरफ और आगे की तरफ लिफ्ट होगा, तो इस वजह से ये इस एक्सिस में वॉल्यूम को बढ़ाएगा। तो इसको बोलते हैं डॉर्सोवेंट्रल, क्योंकि ये वर्टिब्रल कॉलम वाला जो एंड होता है ये डॉर्सल एंड है, और जो स्टर्नम एंड है ये होता है वेंट्रल साइड, तो डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में बढ़ेगा। तो ये थी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब इसके बाद रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे भी क्वेश्चंस नीट में पूछे जाते हैं। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, पहला वॉल्यूम जो है दैट इज टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या है? जो हम नॉर्मली ब्रीद इन या ब्रीद आउट कर रहे हैं, इनहेलेशन या एक्सहेलेशन। जैसे मैं बात कर रहा हूं तो जो इस समय मेरा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन है वो कंट्रीब्यूट करता है टाइडल वॉल्यूम में। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन, तो इनकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है। तो टाइडल वॉल्यूम में सिंपली जो एयर हम लोगों ने इनहेल की या जो एक्सहेल कर दी उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। इट इज अप्रोक्सीमेटली 500 ml, that is a healthy man can inspire or expire approximately 6000 to 8000 ml of air per minute। अब ये 6000 to 8000 ml कहां से आ गया? सर ये 500 ml वन टाइम की है। हाँ, ये पर ब्रेथ है। जो टाइडल वॉल्यूम 500 ml लिखा हुआ है क्या? ये 500 ml पर ब्रेथ। एक ब्रेथ में हम लोग एक ही बार तो इनहेल करेंगे या एक ही बार एक्सहेल करेंगे, लेकिन जो रेस्पिरेटरी रेट है वो कितना है? 12 to 16। तो अगर 500 में हम 12
या 16 का मल्टीप्लाई करें, 500 इंटू 12 करेंगे तो ये मिनिमम आएगा, और 500 इंटू 16 करेंगे तो ये मैक्सिमम रेंज आ जाएगी। तो 500 इंटू 12 कितना आएगा? 6,000. 6,000, और 16 इंटू 500 करेंगे तो ये 8,000। तो इस तरह से ये पर मिनट है, क्योंकि 1 मिनट में 12 से 16 बार ब्रीद इन या ब्रीद आउट करते हैं, तो इस वजह से इसको 12 या 16 से मल्टीप्लाई करके ये आया 6,000 टू 8,000 ml। तो इसमें डेफिनेशन ये याद रखनी है, प्लस इनकी जो वैल्यूज दी हुई है वो हमें याद रखनी है, ये पूछे जाते हैं। तो टाइडल वॉल्यूम हो गया जो हम एयर नॉर्मली इंस्पायर करते हैं या नॉर्मली एक्सपायर करते हैं, मतलब यहाँ पर कोई फोर्सफुल ब्रीदिंग नहीं चल रही है, एक्सरसाइज नहीं हो रही, आराम से जब बैठे हुए उस समय जो हम एयर को इनहेल किया या एक्सहेल किया, तो ये हो गई 500 ml। फिर इसके बाद इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब, रिजर्व मतलब क्या, जो हमारे पास एक्स्ट्रा हम पहुंचा सकते हैं। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सबल इंस्पायरेशन। तो इसमें सभी लोग अपने में, अपनी बॉडी में खुद से फील करके देखो, तभी ये चीजें समझ में आएंगी। अगर सिर्फ ऐसे लैंग्वेज रटोगे तो दिक्कत होगी। टाइडल वॉल्यूम जो नॉर्मल हमने ब्रीद इन किया या ब्रीद आउट किया, वो हो गया टाइडल वॉल्यूम। अब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो अगर हम इसके ऊपर भी तो इनहेल कर सकते हैं, फोर्सफुली जो इनहेल कर रहे हैं, तो जो फोर्सफुल इनहेलेशन हुआ वो होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये क्या होगा, 500 ml प्लस 500 ml तो टाइडल वॉल्यूम हो गया, उसके ऊपर हम कितना ले सकते हैं फोर्सफुली, तो उसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सबल इंस्पायरेशन। तो फोर्सफुली हमने कितना इंस्पायर कर लिया, ये बताएगा हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो दिस एवरेजेस 2500 ml टू 3000 ml, 2500 से 3000 ml, मतलब ये 2.5 लीटर से 3 लीटर तक होता है इसकी रेंज। तो टाइडल वॉल्यूम समझ में आया सबको? यस सर। और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम? यस सर। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आस्था क्या होगा? यस आस्था। सक्षम, व्हाट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम? Sir, inspiratory reserve volume is defined as the amount of air which can be expired by forceful expiration. इंस्पायरेटरी है ना, तो एक्सपायर नहीं होगा, इंस्पायर। इंस्पायरेटरी है तो इंस्पायर्ड, ठीक है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तो एक्सपायर्ड होगा उसमें। तो जितना हम फोर्सफुल, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सबल इंस्पायरेशन। तो टाइडल वॉल्यूम में याद रखो सिर्फ एक टर्म, नॉर्मल जो हम इनहेल या एक्सहेल कर रहे हैं वो टाइडल वॉल्यूम हो गया, जो फोर्सबल इंस्पायरेशन हो गया वो हो गया तुम्हारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसी तरह से एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में कैन एक्सपायर बाय फोर्सबल एक्सपायरेशन। तो सिर्फ एक टर्म ये याद रखना है, फोर्सबल इंस्पायरेशन, फोर्सबल एक्सपायरेशन, और यहाँ पर नॉर्मल रेस्पायरेशन में जितना आ जा रहा है। तो टाइडल वॉल्यूम क्या हुआ, टाइडल वॉल्यूम हमारा जो नॉर्मल, इन्हें नॉर्मल ब्रीदिंग के वक्त जो हमने इनहेल किया या एक्सहेल कर दिया, दैट इज टाइडल वॉल्यूम। जब हम नॉर्मल जो इतना इनहेल कर लिया, लंग्स में हमने 500 ml एयर पहुंचा दी, लेकिन उसके बाद फिर हम फोर्सफुल कितना पहुंचा सकते हैं, तो वो होती है 2500 से 3000 ml, और इसको बोलते हैं फोर्सबल इंस्पायरेशन से हो रहा है, तो इसलिए इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसी तरह से जो हम एक्सहेल कर सकते हैं वो 500 ml है, लेकिन हम फोर्सफुली भी तो निकाल सकते हैं, इस तरह से जो फोर्सफुल, फोर्स लगा करके निकाल रहे हैं, तो ये होता है 1000 से 1100 ml, 1000 ml टू 1100 ml, ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया, ठीक है। अब इसके बाद एक वॉल्यूम और आता है, दैट इज रेसिडुअल वॉल्यूम।
तो रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? जब हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी जो लंग्स में एयर बची रह जाती है उसे बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम क्या हुआ? जो नॉर्मल एयर ब्रीद इन की टाइडल वॉल्यूम हो गई। फोर्सफुल इनहेलेशन से लिया, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया। फिर एक्सहेल करने की बारी आई तो टाइडल वॉल्यूम, जो एयर हम एक्सहेल कर सकते हैं 500 ml। अब उसके ऊपर हम कितना और फोर्सफुल एक्सेलेशन से कितनी और निकाल सकते हैं? वो 1000 से 1100 ml है। इसके अलावा 1000 से 1100 ml एयर भी हमने फोर्सफुली एक्सहेल कर भी दी, उसके बावजूद भी लंग्स हमारे कोलैप्स थोड़ी ना हो जाते हैं, लंग्स पिचक थोड़ी ना जाते हैं, लंग्स में एयर बनी रहती है। तो जो एयर फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी लंग्स में बची रह जाएगी तो उसी को बोलते हैं रेसिडुअल। रेसिडुअल मतलब क्या होता है? बचा हुआ। तो दैट इज रेसिडुअल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर ए फोर्सबल एक्सपायरेशन। तो दिस एवरेजेस 1100 टू 1200 ml। तो टाइडल वॉल्यूम का वैल्यू कितनी है? 500। ये है 500 ml। ठीक है, फिर इसके बाद इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है? 2500 to 3000। यस, 2500 ml टू 3000 ml। ठीक है, फिर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना था? 1000 to 1100 ml। यस, 1000 से 1100, 1000 टू 1100। ठीक है, और रेसिडुअल वॉल्यूम कितना है? 1100 to 1200 ml। यस, 1100 टू 1200 ml। तो ये वैल्यूज हमें याद रखनी है, प्लस इनकी डेफिनेशन पे क्वेश्चन आते हैं। तो टाइडल वॉल्यूम जो नॉर्मल रेस्पिरेशन में नॉर्मल हम ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं उसे बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। फिर फोर्सबल इनहेलेशन से हम जो टाइडल वॉल्यूम के ऊपर भी एयर ले सकते हैं, तो इसे फोर्सबल इनहेलेशन से जो मिलेगा दैट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसके बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात आएगी तो एक्सपायरेटरी एक्सपायरेशन से रिलेटेड है, बाहर जो एयर हम निकाल रहे हैं। तो फोर्सफुल एक्सहेलेशन से जो हम एयर और निकाल सकते हैं, 500 ml तो हम नॉर्मली निकालते हैं, बट हम फोर्सबल एक्सहेलेशन से कितनी और निकाल सकते हैं? तो ये होती है 1000 से 1100 ml। तो इसे बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब जब फोर्सबल एक्सहेलेशन कर दिया उसके बावजूद भी कुछ एयर बची रह जाती है अंदर, उसी को बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। और ये कितना है? 1100 से 1200 ml। तो आफ्टर फोर्सबल एक्सहेलेशन, आफ्टर फोर्सबल एक्सहेलेशन द एयर रिमेनिंग इन द लंग्स, फोर्सबल इनहेलेशन के बाद कितनी एयर रह गई तो उसी को बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। तो इसको ग्राफ से एक्सप्लेन किया जाता है। ये जो होगा ये हमारा नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम वाला ग्राफ हो गया। ये 500 ml या तो हम अंदर ले रहे हैं या फिर ये बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, एक बार ये ऊपर की तरफ आ रहा है, अंदर ले रहे हैं, एयर बढ़ रहा है अंदर लंग्स में वॉल्यूम, और एक बार ये बाहर निकाल रहे हैं। तो 500 ml को हम अंदर लें या बाहर निकालें, इसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। अब इस टाइडल वॉल्यूम के ऊपर हम कितना और इनहेल कर सकते हैं, इसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये जो ये वाला ग्राफ है जो इसके ऊपर है, टाइडल वॉल्यूम के ऊपर, इसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इसके बाद फिर ये जो नीचे से टाइडल वॉल्यूम में हम 500 ml एयर निकाल रहे थे, अब इसके बाद हमने कितना और फोर्सबली निकाल दिया तो उसको बोल देंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये यहां से लेकर के यहां तक ये क्या हो गया? ये शो कर रहा है हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बाद भी जो एयर बची रह गई लंग्स में, इसी को बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। ये क्या हुआ? ये रेसिडुअल वॉल्यूम हो गया। तो ये इस तरह से टाइडल वॉल्यूम यहां से लेकर के यहां तक ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और यहां से लेकर के यहां तक ये तुम्हारा हो गया एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बाद भी जो एयर बची रहेगी दिस इज रेसिडुअल वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम्स काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद वॉल्यूम्स को जब ऐड करते हैं तो बनती है कैपेसिटीज। तो वॉल्यूम्स हैं प्लस इसमें कुछ कैपेसिटीज हैं। तो कैपेसिटीज हम लोग नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे, बट इसका हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं
ताकि नेक्स्ट टर्म पे हमें समझने में आसानी हो। तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, रेसिडुअल वॉल्यूम के बाद सबसे पहले हम लोग देखेंगे फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, और फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी के बाद हम लोग देखेंगे टोटल लंग कैपेसिटी, ये सेकंड नंबर पे देखेंगे, और थर्ड नंबर पे फिर वाइटल कैपेसिटी। बाकी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी ये सिंपल सा है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब हम कितना अंदर इनहेल कर सकते हैं, तो 500 ml प्लस जो हम फोर्सफुल ले रहे हैं, तो टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये हमारी हो गई इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इसी तरह से एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, जो टाइडल वॉल्यूम जो हम एक्सेल करते हैं 500 ml प्लस हम जो फोर्सफुल एक्सेलेशन कर देते हैं, तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये दोनों इसमें ऐड कर दिए जाते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट है वो है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो रेसिडुअल वॉल्यूम जो था वो हमारा फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद कितना बच रहा था, वो था हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम। अगर हम नॉर्मल जो टाइडल वॉल्यूम था, अगर हम इसके एक्सेलेशन के बाद देखें कितना बच रहा है, तो इसी को बोलते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में क्या क्या ऐड हो जाएगा, ERV प्लस RV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, नॉर्मल एक्सेलेशन के बाद कितनी एयर बची रह जाती है, तो उसी को बोलते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, और अगर टोटल लंग कैपेसिटी की बात की जाए, तो टोटल लंग कैपेसिटी में क्या आएगा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आएगा, टाइडल वॉल्यूम भी आएगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आएगा, और रेसिडुअल वॉल्यूम भी। सिंपल सा, टोटल लंग कैपेसिटी में सारे वॉल्यूम्स जो है वो एड ऑन कर दिए जाते हैं। तो वॉल्यूम्स हम लोगों ने कौन कौन से देखे, टाइडल वॉल्यूम देखा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम देखा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम देखा, और रेसिडुअल वॉल्यूम देखा। 4 वॉल्यूम्स थे, तो इन सबको ऐड कर दिया, तो ये मिल गया हमें टोटल लंग कैपेसिटी। अब टोटल लंग कैपेसिटी में अगर हम रेसिडुअल वॉल्यूम को माइनस कर दें, ठीक है, तो वो हमारी हो जाएगी वाइटल कैपेसिटी। तो ये हमारी हो गई कैपेसिटीज। इन पे जो न्यूमेरिकल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरह से आते हैं, TLC इज इक्वल टू, तो TLC इज इक्वल टू ऑप्शंस दिए होंगे RV प्लस ERV प्लस TV प्लस IRV। ठीक, वाइटल कैपेसिटी अगर है तो वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू तुम्हारा ERV प्लस TV प्लस IRV। तो ये सिंपल सा है, बहुत टफ नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा दिमाग में सिस्टमैटिक वे में फीड करने की जरूरत है, ताकि वो तुम्हारे दिमाग में रिटेन बना रहे, वरना ये इतने सारे हैं कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसको कल हम लोग फिर से डिटेल में एक बार डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर MCQs पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो तुम लोगों को समझ में आया आज? हालांकि ये थोड़ा टफ टॉपिक था, बट एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। समझ में आया या कुछ डाउट रह गए इसमें? सर क्लियर। सौम्या, ईशान्या, मानस, समझ में आया सबको? दिया, सक्षम, माही? Yes, sir. Understood. Yes, sir. Yes, sir. ओके, थैंक यू Thank ऑल you. ऑफ यू।